अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल है वाले हमारे सबके सब व्यूअर्स के। और जी उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, बल्कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। और ये जो पॉजिटिव अप्रोच है ये बड़ी ज़रूरी है और ये खेलों की फील्ड से, स्पोर्ट्स की फील्ड से बहुत ज़्यादा मिलती है। जब हमारे खिलाड़ी, हमारी टीम जीत जाती है तब तो खुशी होती ही होती है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों की, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स की ऐसी काफ़ी स्टोरीज हैं जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देती हैं। बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। चाहे हम मनु भाकर की बात करें कि जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद वो जिस तरह से वो नाकाम हो गई, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कम बैक किया और एक नहीं दो मेडल जीते, इंडिया के लिए एक नई हिस्ट्री क्रिएट की। इसी तरह से यूएसए की साइमन बाइल्स हैं जो कि इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में वो भी फेल हो गई। लोगों ने बातें की कि क्या हो गया स्टार को, लेकिन जब वापस आई हैं तो देखिए चार मेडल उनके गले में हैं। 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर। और हम अगर ओलंपिक्स की हिस्ट्री को देखें और हम जिमनास्टिक्स की हिस्ट्री को देखें तो शी इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड जिमनास्ट के जो कि 11 ओलंपिक्स के मेडल जीत चुकी हैं। बाकी जो मेडल मुख्तलिफ मुकाबलों में जीते हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो इसी तरह की स्टोरीज हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन जब आपके मुल्क से कोई जीतता है तो जैसे कि मैंने कहा कि खुशी निराली होती है। और फाइनली पाकिस्तान के लोगों को भी खुशी मिली और वो खुशी दी अरशद नदीम ने कि जो पहले एथलीट बन गए हैं 2024 के ओलंपिक्स में, आउट ऑफ 7 एथलीट्स के जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए। नीरज चोपड़ा ने भी क्वालिफाई किया ऑफ कोर्स, और दोनों ने अपनी पहली थ्रो में क्वालिफाई किया। इस पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि अरशद नदीम ने क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन जो फाइनल का सफ़र है वो आसान नहीं होने वाला। कॉम्पिटिशन जो है बड़ा तगड़ा है। तो ज़रा आपको एक क्या कहेंगे ना, प्रैक्टिकल एनालिसिस देंगे खासतौर पर पाकिस्तानियों को, जो कि मुझे ऐसे वो लग रहा है उम्मीदें ज़्यादा लगा रहे हैं। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक तो हम कहते हैं अरशद नदीम को, बिकॉज ही इज़ डूइंग वेरी वेल। इसके साथ साथ इंडिया के लिए जो डे 10 था वो इतना अच्छा नहीं रहा। लक्ष्य सेन जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत सके। कहाँ तो हम सोच रहे थे वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे। इसी तरह से जो स्कीट के अंदर जो ड्यू था वो भी नहीं जीत सका। मिक्स टीम स्कीट इवेंट के अंदर वो जनाब चाइनीज़ कॉम्पिटिटर से हार गए। और जो हम रेसलिंग की बात करें तो जो निशा हैं उनकी बड़ी हार्ट ब्रेकिंग डिफीट थी, बिकॉज आई थिंक शी कुड विन द मेडल। और उनके जो कोच हैं उन्होंने भी अपने कंसर्न शो किए हैं कि ये बाकायदा प्लान किया है उनकी कॉम्पिटिटर और जो उनके कोच थे कोरियन, कि उनको ऐसी जगह पे हिट किया जहाँ पे जॉइंट थे और जो इंजरी थी वो अकर हुई। और इस वजह से कहाँ तो जो वो निशा है 8-1 से लीड कर रही थी और फिर वो 8-10 से हार गई। यानी कुछ सेकंड्स के अंदर आप देखिए जो गेम है ना वो बिल्कुल ही पलट के रह गई। और अब जो वो निशा है वो ओलंपिक से ही आउट हो गई हैं। इंजरी उनको इस तरह की हो गई है, शोल्डर है और फिंगर्स हैं वो इंजर्ड है उनकी। और जब हम आज की बात करते हैं तो जेवलाइन थ्रो के अंदर बिल्कुल जनाब जो नीरज चोपड़ा हैं, जो कि इंडिया के बड़े स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हैं, उनके कैंडिडेट हैं मेडल के, बल्कि मुझे ऐसे कहने में कोई आड़ नहीं है कि गोल्ड मेडल के वो सामने आए हैं। उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है। इस सब पे बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्रिकेट पे भी बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बड़ी बातें की जाती हैं। और ख़ासतौर पर जब से मोहसिन नकवी आए हैं उनके बड़े अज़ाइम हैं। अब अज़ाइम से ऐसे पता चलता है, पता नहीं कितने ख़तरनाक अज़ाइम हैं। अभी तक तो हमें नहीं पता चल रहा कि किस तरह के अज़ाइम हैं उनके, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया, डोमेस्टिक पे बात की, और अब वो जनाब वक़ार यूनुस को लेके आ गए। और सिर्फ वक़ार यूनुस नहीं आ रहे हैं, उनके साथ माशाल्लाह से 4 मज़ीद लोग भी आ रहे हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स ही आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं आपको बताएंगे। और जी डोमेस्टिक के अंदर नया टूर्नामेंट लेके आने की बातें हो रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मोहसिन नकवी ने वक़ार यूनुस और उस्मान वाला के साथ। इन सब टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओलंपिक्स और सबसे पहले जेवलाइन थ्रो। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं।
सो जनाब, इंडिया की जानिब से नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान की जानिब से अरशद नदीम ने क्वालिफाई कर लिया और पहली ही थ्रो में क्वालिफाई कर लिया। दोनों ग्रुप बी में हैं। ग्रुप ए में इंडिया के दूसरे एथलीट थे, वो क्वालिफाई नहीं कर सके, वो नंबर 9 पे फिनिश किया उन्होंने। ग्रुप बी में सबसे पहले नीरज चोपड़ा जो हैं वो थ्रो के लिए आए और उन्होंने अपने करियर की सेकंड बेस्ट थ्रो की और वो थी जनाब 89.34। उनके करियर की बेस्ट है 89.94 जो कि उन्होंने 2022 में कंपटीशन था उसमें की थी। और जनाब उसके बाद अब हम देखते हैं कि नंबर 2 पे कौन है। नंबर 2 पे हैं ग्रेनेडा के एथलीट के जिन्होंने 88.63 मीटर की थ्रो की है। उसके बाद अरशद नदीम है। अरशद नदीम ने 86.59 की थ्रो की है। तो उम्मीदें हाई हैं कि नंबर 3 पे अरशद नदीम ने जनाब फिनिश किया है, लेकिन रुके यहाँ पे। ग्रुप ए पे चलते हैं। ग्रुप ए को देखें। ग्रुप ए में जो लीड कर रहे हैं जर्मन एथलीट, इन्होंने फिनिश किया है 87.76 पे। यानी अगर हम टॉप 4 को देखें तो अरशद नदीम नंबर 4 पे आते हैं, यानी वो ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाएंगे अगर खुदा ना खास्ता इसी तरह की उनकी पोजीशन रही तो, यही नंबर्स रहे आगे पीछे तो। लेकिन उम्मीद है वो ये है कि अरशद नदीम इज द एथलीट जो कि 90 मीटर का जो थ्रो है वो पहले कर चुके हैं और वो उस कैटेगरी में दाखिल हो चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने अभी तक नहीं की, लेकिन वो अब 89 को टच कर रहे हैं। तो अरशद ने सीजन का तो बेस्ट दिया है, लेकिन अपना बेस्ट अभी तक नहीं दिया। तो क्या अपना बेस्ट वो देंगे 8 अगस्त को फाइनल में? इसका हमें और आपको इंतजार है। अरशद नदीम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन फैसिलिटीज़ के बावजूद जो कि उन्हें मुहैया हैं, जो कि बिल्कुल भी उस लेवल की नहीं है जिस तरह की उनके जो दीगर एथलीट्स हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे हम नीरज चोपड़ा की बात कर लें या दीगर एथलीट्स की बात कर लें जो इस कंपटीशन में शामिल हैं। हत्ता कि आप देखें, अफसोस की बात तो ये है कि लास्ट ईयर की बात है, उन्होंने ये शिकायत की कि उनके, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कि उनके एल्बो में या फिर उनके थाई में कहीं पेन हो रही थी कि जिसको इग्नोर कर दिया गया। बाद में क्या हुआ कि वो इंजरी बन गई और वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके। सो इस वजह से उनकी फॉर्म भी थोड़ी सफ़र कर रही थी, लेकिन जनाब उन्होंने कम बैक किया है। सो अरशद नदीम के लिए रास्ता आसान नहीं है। अगर हम देखें तो नंबर 4 पे हैं इस वक्त, लेकिन वो क्या कम बैक कर पाएंगे ये हमें और आपको देखना है। सो अरशद नदीम को हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी। लेकिन इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान क्रिकेट का रुख करते हैं तो मोहसिन नकवी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मज़े की बात यह है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नए चेहरों के साथ आते हैं, यानी वो जो हम देखते हैं ना बॉलीवुड में या लॉलीवुड में कि नए चेहरे डायरेक्टर मुतारिफ करवाता है या प्रोड्यूसर, तो ये सहरा जो है ये पाकिस्तान में मोहसिन नकवी के सर है। नए चेहरे तो नहीं, ये कहेंगे कि पुराना माल नई पैकेजिंग में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो कभी आते हैं जनाब वो बिलाल अकबर के साथ, कभी वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक के साथ, अब आए वो वक़ार यूनुस और उस्मान वाला के साथ। और जी वक़ार यूनुस इसके अंदर नई एंट्री हैं और वक़ार यूनुस का आपको पता चल गया होगा कि उनको वो तमाम क्रिकेट सौंपने जा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये थी बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके। डोमेस्टिक क्रिकेट की बड़ी फिक्र है मोहसिन नकवी को, लेकिन जब उनसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन हुए तो जवाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि डोमेस्टिक के अंदर 5 टीमों का नया टूर्नामेंट जनाब अरेंज किया जा रहा है चैंपियंस के नाम से, कि जिसके लिए वो क्या कहेंगे ना, उन्होंने दिखाया भी, विजुअल्स भी दिखाए कि जनाब इस तरह से हम चैंपियंस ढूंढेंगे इस टूर्नामेंट के ज़रिए। 5 टीम्स होंगी और उसके अंदर खिलाड़ी होंगे तकरीबन 150। अब सवाल ये है कि ये जो टूर्नामेंट है इसके लिए बेसिकली जो टाइमलाइन दी गई है ना वो बड़े मज़े की है। सितंबर से, यानी सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक, यानी बनाने वाले ने अभी तक ये नहीं बताया कि भाई ये होगा कब, और एग्जैक्ट अभी उसकी डेट्स नहीं पता कब कौन सा होगा। इसके अंदर T20 भी है, ODI भी है और इसके अंदर जनाब रेड बॉल क्रिकेट भी होगी।
अब खिलाड़ी कैसे आएंगे ये नहीं पता जनाब। खिलाड़ी कैसे आएंगे ये है कि नेशनल खिलाड़ी भी खेलेंगे और डोमेस्टिक के भी खेलेंगे। जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो आप ये करवाने जा रहे हैं ये क्या किस क्राइटेरिया पे पिक होगा, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हर वक्त ये एक नई कहानी वो लगी रहती है कि वर्कलोड। तो ये जो खिलाड़ी हैं हमारे नेशनल टीम के जिन्होंने टेस्ट भी खेलने हैं, अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो अब आप कह रहे हैं कि वो ये टूर्नामेंट भी खेलेंगे फर्स्ट क्लास के साथ साथ, तो कैसे होगा। तो मोहसिन नकवी के पास जवाब भी नहीं था, उनको समझ ही नहीं आया। कहते नहीं वो हम देखेंगे आगे फैसला करेंगे, T20 खिला लेंगे और बाकी नहीं खिलाएंगे। तो भाई जब आपने अपने खिलाड़ियों को T20 ही खिलानी है तो ऐसे ही चेहरे आएंगे जो कि जाके शादाब की तरह या आजम खान की तरह लीग्स में परफॉर्म किया करेंगे, पाकिस्तान की नेशनल टीम में वो निल होंगे। और जब ये सवाल हुआ कि हमेशा पाकिस्तान में जनाब रेफरेंस को दी जाती है प्रेफरेंस या लिंक्स को दी जाती है, मेरिट पे फैसले नहीं किए जाते, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी अब हम मेरिट पे फैसले करेंगे। मेरिट पे ये फैसले करेंगे वो कि ये जो 4 फॉर्मर क्रिकेटर्स अभी मजीद आने हैं इस सब के अंदर जो कि वक़ार यूनुस के एडवाइजर्स बनेंगे, वो भी मर्जी से वक़ार यूनुस लेके आएंगे। उसके अंदर मुश्ताक अहमद का नाम आ रहा है, इंज़मामुल हक का नाम आ रहा है, और ये कौन लोग हैं आप इससे सब वाकिफ हैं, पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये सर्व कर चुके हैं। और एक अच्छी बात ये है कि ये जो ये टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं इसको वो आइन का हिस्सा बनाने जा रहे हैं कि हम इसको आइन का हिस्सा बना देते हैं ताकि आगे कोई आने वाला चेंज ना कर सके। तो काश मोहसिन नकवी एक अजीम काम कर जाएं, जब इस टूर्नामेंट को वो आइन का हिस्सा बनाएंगे पीसीबी के, तो वो एक नया भी एक आइन लेके आए कि आइंदा कोई भी पीसीबी की जो हायरिंग है ना वो पॉलिटिकल नहीं हो सकती। कोई भी वजीर आजम हायरिंग नहीं करेगा, उसको बोर्ड हायर करे। काश वो ऐसा भी कुछ कर सके, लेकिन ऐसा कुछ करने में तो अपना फ़ायदा नहीं है। और जनाब ये जो खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे, अब ये क्वेश्चन है कि ये कैसे सिलेक्ट होंगे। होना तो ये चाहिए कि आप अपना पहले सारा डोमेस्टिक का सीज़न करवाएं और उसके बाद आप जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको करवा दें कि मतलब आपको बोनस के तौर पे ये टूर्नामेंट मिल रहा है। अब कैसे वो 150 खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे, कौन फ़ोन करेगा, कौन सी परफॉर्मेंसेज होंगी, ये अल्लाह जाने, किसी को कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जिन्होंने बेसिकली ये टूर्नामेंट जो डिज़ाइन किया वो तो थे नहीं। हमारे यहाँ जो होते हैं ना पॉलिटिशियंस या जो बड़े बड़े होते हैं उनको फीते काटने का बड़ा शौक होता है, तो वो ये फीता काटने तो आ गए कि देखें हम ये करने जा रहे हैं। यानी चेयरमैन जो कि इतने बिजी हैं, बार बार अपनी घड़ी को देख रहे थे, डबल ट्रिपल काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर और जनाब क्राइम में, और इसके अलावा चैनल चला रहे हैं और जी पीसीबी के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन उनके पास इतना टाइम था कि वो आके बता दें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर प्लानिंग है और आगे ये चीज़ कोई मज़ीद पॉजिटिव नताइज लेके आने वाली है। लेकिन चले बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, लगे रहो मुन्ना भाई। और ये थी जनाब आज की वीडियो। अब आप लोगों से होगी कल मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ही के बान।